बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के निफाज के मामले को आपको बता दें कि चैलेंज करने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज समाअत हुई है। कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आप हुकूमत ने ऑड इवन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम के निफाज का ऐलान किया गया था। इससे पहले स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज समाअत हुई है और इस समाअत में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के निफाज के मामले को लेकर इस स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज समाअत हुई है, सुनवाई हुई है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से सरकार को नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया दिल्ली सरकार को? सुशील, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो सुशील से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में जो हवा है वो जहरीली होती हुई जा रही है। इसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि ऑड इवन स्कीम का निफाज एक बार फिर से किया जाएगा और इसकी शुरुआत 4 नवंबर से होगी। यानी 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम के निफाज का ऐलान किया गया था, लेकिन इस स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें 4 नवंबर से यानी पीर से ऑड इवन फॉर्मूले की शुरुआत होने वाली है, जो कि नवंबर तक 15 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला चलेगा। इस बीच इस स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई है और इस समाअत में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जर्मन चांसलर हिंदुस्तान के 2 रोजा दौरे पर हैं और इस वक्त मोदी एंगेला मर्केल की मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हो रही है। तो बाहमी मुलाकात है जो दोनों लीडरों के दरमियान हो रही है। दोनों मुल्कों के बीच कई मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 20 ऐसे मुआहदे हैं जिस पर दस्तखत हो सकते हैं। तो दोनों लीडरों की मुलाकात इस वक्त हैदराबाद हाउस में हो रही है। बाहमी मुलाकात है। हालांकि इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद जब दोनों लीडर मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे मीडिया से तो क्या कुछ कहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदे तय पाए जा सकते हैं इस मुलाकात में। तो हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हो रही है और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हैदराबाद हाउस से ही है, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल मौजूद हैं। हैदराबाद हाउस में दिल्ली के ये बाहमी मुलाकात हो रही है। दोनों मुल्कों के बीच कई मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आईजीआई के टर्मिनल 3 में सुबह मुश्तबा बैग मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। पहले तो इस बैग के मालिक को तलाश किया जाने लगा। बाद में बैग का किसी से ताल्लुक न होने की बुनियाद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए और बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते को भी बुलाया गया। दस्ते ने बैग को कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच की जा रही है। बैग में आरडीएक्स कहा जा रहा है कि मौजूद है। वक्त में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पर जिस तरह से संदिग्ध हालत में बैग में आरडीएक्स मिलने की खबर आई, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे में बकायदा यहाँ खंगाला जा रहा है और यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है बकायदा वो यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पर सीआईएसएफ के जो जवान हैं बकायदा वो भी इस खंगाले में जुड़े हुए हैं और कि यहाँ पर कहीं पर कोई संदिग्ध सामान तो नहीं पड़ा हुआ है। हालांकि इसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे रात के तकरीबन 12:30 बजे के लगभग में यहाँ पर एक संदिग्ध बैग मिला था। उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। उसके बाद जो भी संदिग्ध हालत में यहाँ पर जो सामान है उसकी चेकिंग हो रही है। जो संदिग्ध लोग हैं उसको यहाँ पर खंगाला जा रहा है और यहाँ पर बकायदा दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं तमाम वो पहुंचे हुए हैं, खुफिया विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर वो खंगाल में जुटी हुई है कि आखिर कैसे यहाँ पे संदिग्ध हालत में आरडीएक्स से भरा हुआ बैग पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
दिल्ली में फिजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के वजीर आला ने सरकारी स्कूलों में मास्क तकसीम किए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आलूदगी के लिए हरियाणा और पंजाब हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहराया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली की फिजा आलूदा हो रही है। आसपास के राज्यों से जो फसलें जलने का धुआं दिल्ली आ रहा है, इसकी वजह से पूरे आसमान के ऊपर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए मास्क बंटवा रहे हैं हम लोग बच्चों के थ्रू। दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक एक पैकेट दिया जा रहा है हर बच्चे को। उसमें 2-2 मास्क हैं। एक फैमिली को 2 मास्क भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कम है, क्योंकि 50 लाख टोटल मास्क हम प्रोक्योर कर पाए इस बार। उससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में, उससे ज्यादा मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाई इतनी जल्दी। अगली साल कोशिश करेंगे, अगर भगवान ना करे अगली साल पोल्यूशन हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ज्यादा प्रोक्योर करेंगे। लेकिन इस बार इतने मास्क हम भेज रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो परिवार में वो मास्क पहन ले। और मंडे से ऑड इवन है, मंडे से सब लोग इसको ऑड इवन को फॉलो करें। हम नहीं चाहते कि किसी पे भी मंडे को फाइन लगाने की जरूरत पड़े। दिल्ली में स्कूली बच्चों में मास्क तकसीम किए गए हैं। इन्हें किसी तरह की दुश्वारियां पेश आ रही, किस तरह की, उनसे बातचीत की हमारी नुमाइंदा प्रियंका ने। चाहेंगे आप, क्या तकलीफें होती है इस प्रदूषण में आपको? मैम रेडनेस काफ़ी ज़्यादा आईज में है मैम, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा लंग्स में मैम दर्द होता है, और मैम काफ़ी ज़्यादा रेडनेस पड़ जाती है। पॉल्यूशन मैम काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ों को देखने में आंखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेडनेस बहुत ज्यादा होती है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैम मुझे भी यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरी आई साइड मुझे लगता है वीक हो जा रही है। हाँ। और जैसा कि इन्होंने बताया मतलब लंग्स में भी बहुत सारी इरिटेशन होती है। हाँ। और आईज में से भी काफी बार पानी आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, दिवाली के दिन पटाखे वगैरह कुछ जलाए थे आपने? मैम पटाखे नहीं जलाए थे मैम। नहीं जलाए थे। तो आप ये बताइए कि आपका जो काम था आपने कर दिया, अब जो बाकी स्टेट्स है जहाँ पर क्रॉप्स को बर्न किया जा रहा है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम ये कहना चाहेंगे कि क्रॉप्स को किया ना वो अपने करके क्या ना रिक्वेस्ट करें कि हमें मशीन दें काटने की, और वो बर्न ना करें ताकि धुआं यहाँ नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैम पराली से जो धुआं आ रहा है मैम, उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं जो किसान है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करे कि वो उन्हें मशीन प्रोवाइड करे जिनसे वो क्रॉप को बर्न ना करे और जिनसे धुआं ना हो। फिलहाल जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आधे से कट करती है, पर इनका कहना है कि सीएम से दरख्वास्त की जाए कि ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई जाए कि ग्राउंड कट हो, जीरो कट हो, जिससे कि जलाने की नौबत लाए। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर हमारे साथ है। क्या दिक्कत आप लोग को होती है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आईज में दर्द होता है। हाँ। और लंग्स में भी दर्द होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जब इस बार पटाखे नहीं जलाए तो उम्मीद की होगी कि अच्छा मौसम रहेगा, पर ये तो फिर से वैसा ही हो गया। हाँ, मैंने तो की थी बहुत उम्मीद, क्योंकि मैंने 2-3 साल से जलाई नहीं है, तो मैंने की थी उम्मीद कि अच्छा मौसम रहेगा। लेकिन जब जाना कि पोल्यूशन है तो बहुत बुरा लगा था। बहुत बुरा लग रहा है। आप लोग के गेम्स पीरियड्स खत्म हो गए हैं। हाँ। बाहर निकलना आपका बंद हो गया है। आप दिल्ली वालों को, बाकी स्टेट्स के लोगों को क्या कहेंगे? कि मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि वो पॉल्यूशन बढ़ाना बंद करे और वो क्रॉप्स को बंद करे, पटाखे क्रैकर्स बंद करे और ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गए, ताकि मुझे खेलने का बहुत सारा मौका मिले। तो ये बहुत इनोसेंट रिक्वेस्ट है यहाँ जो बच्चे हमारे साथ हैं जो कर रहे हैं कि बच्चों को खेलने का मौका मिले, इसलिए पराली को कृपया करके ना जलाएं। कह रहे हैं पेड़ उगाएं। क्या कहेंगे आप बाकी स्टेट्स के लोगों से? हम ये कहेंगे कि जो बच जाते हैं क्रॉप के स्टब्स या फिर पराली, उनको ना जलाएं अच्छे से। और हम सीएम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसी मशीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि वो हमारे सेहत खराब ना हो। सबसे बड़ी चीज़, हमें खेलने से अब वो वंचित हो गए, सुबह भी नहीं जा पाते, नीचे शाम को भी नहीं जा पाते, जिससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जल्दी से ये सब उपलब्ध कराएं ताकि हम वापस खेलने जा सकें। अच्छा, आज यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने कहा कि आप अलग अलग स्टेट के सीएम्स को लिखिए। आप लिखेंगे? हाँ, मैं तो उन्हें जो सीएम्स है उन्हें मैं लेटर लिखूंगा कि जो सारी पराली है उन्हें जलाए नहीं, उसकी बजाय उनको मैन्योर की तरह यूज करें, जिससे सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। वहीं कानपुर की हवा में भी जहर घुलता जा रहा है। आम इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ती जा रही है। मुल्क के आलूदा शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कानपुर 8वें नंबर पर है। कानपुर में कई जगहों पर AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है। देश की प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कानपुर का 8वां स्थान है और यहाँ का AQI लेवल 500 से अधिक रहा। और कुछ
जगहों पर तो ये 500 के ऊपर रहा। यहाँ तक कि दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित ये कानपुर शहर है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की थी पिछले साल, जिसमें देश का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर को बताया गया था। और वहीं इसी माह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक लिस्ट जारी की थी, जहां मई के महीने में लिस्ट जारी हुई थी और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर को बताया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध की चादर छाई हुई है, हवाओं में जहर घुला हुआ है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ चलाने में दिक्कत हो रही है। जो लोग घर से ज़रूरी काम से निकल भी रहे हैं वो मुंह में कपड़ा बांधकर या मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हालात इस कदर बेहद ख़राब हैं कि लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अब देखा जाए कि इस प्रदूषण से कब तक निजात मिलेगी, ये प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और मौसम विभाग ही बता सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिवाली पर पटाखों की धुएं ने प्रदूषण फैलाया है, वहीं मौसम जो न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है उसकी वजह से भी ये प्रदूषण ज़्यादा असरदार हो रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त बड़ी खबर, अयोध्या तनाज़े मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पेशरफ्त। तारीखी मुकदमे के मुतवक्के फैसले के पेश नज़र पर्सनल लॉ बोर्ड ने पेशरफ्त की है। बोर्ड की जानिब से की गई है मस्जिद के इमामों से अपील। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि अयोध्या तनाज़ा मामले पर फैसले की उम्मीद 17 नवंबर से पहले की जा रही है। इस बीच बोर्ड की जानिब से मस्जिद के इमामों से अपील की गई है, जुमे के बाद आइमा मसाजिद लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये पेशरफ्त की गई है कि जुमे के बाद आइमा मसाजिद लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और डॉक्टर यासीन उस्मानी ने इस ताल्लुक से वजाहत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि खौफ व हरास में मुब्तला होने की नहीं बल्कि अमन बनाए रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या मामले पर फैसला आ सकता है, जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पेशरफ्त की गई है। पेशरफ्त में कहा गया है कि जुमे के बाद आइमा मसाजिद लोगों से पुरअमन माहौल बनाने की अपील की गई है। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, जिस तरह से हम जानते हैं कि 17 नवंबर से पहले बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर कोई फैसला आना है, इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अच्छी पेशरफ्त है। हाँ फना, देखिए पेशरफ्त की गई है और इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान कल भी किया गया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जो यूपी में लखनऊ शहर में ईदगाह में वाक़ है, वहाँ से भी ऐलान किया गया है और पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला देते हुए ऐलान किया है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने। और डॉक्टर उस्मान जो है यासीन उस्मानी, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के और पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह ऐलान किया है कि तमाम तर जो इमाम है मस्जिदों के, उनसे ये दरख्वास्त की गई है, अपील की गई है कि वो अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाकों और हलकों में बाकायदा लोगों से अपील करें कि इस मसले को लेकर, जो कि एक तारीखी मामला है जिसका फैसला मुतवक्के है 17 तारीख से पहले, उसमें किसी भी तरह के रद्द अमल का इजहार न करें, ख्वाह मुकदमे का फैसला उनके हक में आए या खिलाफ आए। तो उसमें देखना यही है कि अब इस मैसेज का क्या असर लोगों पर पड़ता है। हालांकि ये बात पहले भी बातें कर दी गई है कि जिस अंदाज से देखिए बार बार ऐलान पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, उसके असरात तो लोगों पर मुरतब होते हैं। जिस अंदाज से ऐलान दफा जिलानी ने किया था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से, और देखिए सना एक अहम बात ये भी है कि ज़फरयाब जिलानी ने ये भी कहा है कि हम लोग अपने तौर पर बहुत मुतमईन हैं और हमारी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। ताहम उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी दरख्वास्त की है अपने एक बयान में कि वो भी उन तमाम हमनवा तंजीमों से, अपनी ज़ेली तंजीमों से बाकायदा तौर पर कहें कि अमन अमान बरकरार रखें, क्योंकि जब जब तशद्दुद हुआ है, जब जब कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है तो उन्हीं तंजीमों का अरकान की जानिब से हुआ है जिन पर उंगलियां उठती रही हैं। तो देखिए ये मजमूई सूरत हाल है और अब अहम लोगों के बयानात आने लगे हैं, तो इस पर नजर रखने की भी जरूरत है। और लोगों ने ये भी अपील की है उलमा करम ने बिलखुसूस के आइन और दस्तूर और असलियत के निज़ाम में पूरा यकीन रखें, और देखिए जो भी फैसला होगा फिर उस पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की भी होगी, स्टेट की होगी। तो इसलिए किसी तशवीश की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा यकीन रखते हुए इस फैसले का इस्तकबाल और एहतराम करें। ठीक, तारिक कमर, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पेश रफ्त को आगे बढ़ाते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और डॉक्टर यासीन ने इस पर वजाहत पेश की, अगर बात मसाजिद की कर लें तो आज जुमे का दिन है, क्या लखनऊ की मुख्तलिफ मसाजिद में इस हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये ऐलान चूंकि कल ही कर दिया गया था और सुबह से गर्दिश कर रहा है,
तो और बाकायदा तौर पर जो ये खुद एक इमाम है खालिद रशीद, वो भी अपनी मस्जिद में करेंगे। और यहाँ पर बड़ी मस्जिद है जो टीले वाली मस्जिद है, वहाँ से भी ऐलान किया जाएगा। और हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, इमाम वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदार अरकान से बात हुई है, तो वेलफेयर सोसाइटी के जो अरकान उन्होंने कहा है कि नहीं, तमाम इमामों तक ये खबर पहुंचा दी गई है फोन के जरिए, और जहाँ जहाँ भी जुमे की नमाज का एहतमाम किया जाता है वहाँ पर ये ऐलान किया जाएगा और बहुत पॉजिटिव वे में किया जाएगा। लोगों किसी तरह से भी लोग बदगन न हो, बदगुमान न हो, और एक खुशगवार खूबसूरत इत्तफाक और इत्तेहाद का माहौल बनाए और अमन व क़याम की जो फजा है उसको बरकरार रखें। जी, बेहद शुक्रिया तारिक कमर इस हवाले से जुड़ने के लिए और तफसीलात इस हवाले से फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप जासूसी मामले पर घमसान जारी है। अपोजिशन इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत ने शहरियों की बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज का हवाला देते हुए कहा कि इस पर आंच नहीं आने दिया जाएगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में व्हाट्सएप को भी नोटिस जारी किया है। सामाजिक कारकुनों, सहाफियों और दीगर नुमाइंदा अफराद की व्हाट्सएप के जरिए जासूसी के मामले पर बवाल मचा हुआ है। अपोजिशन मरकज पर हमला आवर है। इस बीच मरकजी हुकूमत व्हाट्सएप पर शहरियों की राजदारी की खिलाफ वर्जी के हवाले से फिक्रमंद है। मरकज ने वाज़ेह किया कि शहरियों की राजदारी के तहफ्फुज के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। मरकज ने व्हाट्सएप से इस्राएली स्पाईवेयर पेगासस के मामले में 4 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने इसके अलावा व्हाट्सएप से ये भी दरियाफ्त किया है कि उसने हिंदुस्तानी यूजर्स की राजदारी की हिफाजत के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं। इधर इस मामले में कांग्रेस ने हुकूमत पर हमला किया है। मोदी सरकार और श्री रविशंकर प्रसाद जिन्होंने संविधान की सुरक्षा की शपथ ली है, वो साफ साफ केवल 3 सवालों का जवाब दें। पहला सवाल, भारत सरकार की वो कौन सी एजेंसी है जिसने इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस को खरीदा है? दूसरा सवाल, इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदने की इजाजत, अनुमति प्रधानमंत्री ने दी या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने? दोनों में से किसने दी? उनका नाम सरकार बताए। और तीसरा, उन सब लोगों ने जिन्होंने इस देश के जजेस की, इस देश के राजनीतिक एक्टिविस्ट्स की, इस देश के वकीलों और एकेडमिशियंस की जासूसी की है, उनकी मर्जी के बगैर और एक गैर कानूनी असंवैधानिक स्पाईवेयर के माध्यम से उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है, और इस पूरे मामले की एक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। गुज़िश्ता दिनों ये मामला उस वक्त रोशनी में आया जब अमेरिका के कैलिफोर्निया की अदालत में व्हाट्सएप ग्रुप ने इसराइल के NSO ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। व्हाट्सएप ने इल्जाम आयद किया कि इस इसराइली ग्रुप ने अपने स्पाई ऐप के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले 1400 अफराद की जासूसी की है। समझा जाता है कि इस ऐप के जरिए हिंदुस्तान में भी कई अफराद की जासूसी की गई है। ख्याल रहे कि यह ऐप सिर्फ हुकूमत और उसके मातहत इदारों को ही फरोख्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। व्हाट्सएप जासूसी मामले पर बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत इस जासूसी पर नकेल करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक निजता का सवाल है, हमारी सरकार की साफ राय है कि उसमें हम इसकी रक्षा करते हैं और जहाँ से भी इस तरह की कोशिश हुई है उसको रोका जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। और बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी और शिवसेना के दरमियान सियासी घमासान जारी है। इस बीच संजय राउत का लगातार बयान भी आ रहा है। आज बड़ा बयान संजय राउत ने दिया है और इस बयान पर रिएक्शन भी आने लगे। अगर बात रामदास अठावले की कर लें तो उनकी तरफ से भी रद्देमल का इजहार किया गया। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अगर शिवसेना चाहे, अगर शिवसेना ने ठान ली तो महाराष्ट्र के हित के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए शिवसेना आवश्यक बहुमत जुटा सकती है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। जो 50-50 का फॉर्मूला जनता के सामने तय हुआ था, पूरी मीडिया ने पूरे देश को, राज्य को दिखाया था, उस फॉर्मूले की तहत काम हो और शिवसेना और बीजेपी में
एक साथ बैठकर सरकार चलाए। ये राज्य की जनता चाहती थी, ये मैंडेट है। अगर ये मैंडेट कोई मानने से इनकार कर देता है और ऐसी कोई बात हुई नहीं, इस प्रकार की बातें अगर सामने आती है, तो हमारे पास, उद्धव ठाकरे जी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। जहाँ तक शिवसेना का ये कहना है कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा, अगर वो चाहे तो बन सकता है, उसमें कोई संदेह लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी शिवसेना स्थिर सरकार बनाए, अगर वे नहीं नाकाम हो जाते हैं तो कोई पर्याय पे विचार हो सकता है। 2014 से 19 तक अगर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उनकी 122 सीटें आई थी, तो अभी भी सबसे ज्यादा सीटें 105 सीटें यहाँ बीजेपी की आई है, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन सत्ता में अच्छी भागीदारी शिवसेना को देनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाओ, कोई कहते हैं मैं 5 साल के रहता हूँ, तो अब उनका चल रहा है। और हमको तो जनादेश ये है कि तुम विरोध पक्ष में बैठ के जनता का काम करो, हम वो काम करते रहेंगे। तो संजय राउत के बाद आपने मुख्तलिफ लीडरान का इजहार ख्याल सुना, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है। तो संजय राउत ने बयान भी दिया है, साथ ही साथ ट्वीट भी किया है। ट्वीट के बाद कयास आराइयों का बाजार गर्म हो जाता है और ट्वीट के जरिए तंज कसने की कोशिश की है, तंज कसा है संजय राउत ने बीजेपी पर। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसा है। इन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि, और बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि तकब्बुर इतना अच्छा नहीं है, तकब्बुर को मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। तो लगातार बयानात तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ संजय राउत ट्वीट का भी सहारा ले रहे हैं, जो कि कयास आराइयों का बाजार गर्म करता है। और अब बात आंध्र प्रदेश के वजीर आला की करेंगे। जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, जहां के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई की तरफ से बड़ा झटका मिला है। अदालत ने जाती हाजिरी से राहत देने की अपील करते हुए दाखिल करदा दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने समाअत के दौरान अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। जगन मोहन रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया है कि जगन मोहन रेड्डी फिलवक्त वजीर आला हैं और अगर वो एक दिन के लिए अदालत में हाजिर होते हैं तो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर 60 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश माली खसारे में है। वो नहीं चाहते कि अवामी दौलत का बेदरीग इस्तेमाल हो। अदालत का कहना है कि अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होंगे तो गवाहों को हरासा कर सकते हैं, इसीलिए अदालत ने इन्हें जाती तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।